गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे। आई होप कि आप लोगों ने भाई कल वाली क्लास का नोट प्रॉपर बना लिया होगा और रात में उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर की, भाई जो कि किसने जारी किया? भाई बोर्ड ने जारी किया। और बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड ने, भाई ये जो 8 मार्च के लिए जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया हुआ है, इस मॉडल पेपर की खासियत यह है कि यहां से आप अप्रॉक्सीमेशन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि भाई कंफर्मेशन तो किसी की नहीं है, तो अगर लगभग में मैं बात करूं तो बेटा 15 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन, 15 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आपको अपने बोर्ड एग्जाम यानी 8 मार्च वाली कॉपी में देखने को मिलेगा, पेपर में देखने को मिलेगा। और भाई ये मॉडल पेपर हमारा नहीं है, ये मॉडल पेपर किसका है? तो भाई यूपी बोर्ड का है। किसका है? यूपी बोर्ड का। तो यूपी बोर्ड ने भाई 8 मार्च के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया हुआ है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार उससे पहले, सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहां पे सभी बच्चे बिना देर किए हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे हो जहां से 2024 में हम बात करें चाहे शुभम की, चाहे अनुज की, चाहे ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने 90-95 प्लस स्कोर किया था, वो सारे बच्चे बेटा इसी प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए थे। बाकी इस बार बारी आपकी है, तहलका आपको मचाना है और छाना भी आपको है। तो भाई उसके लिए यहां से पूरी मेहनत हो रही है, आपके तरफ से भी भाई पूरी मेहनत दिखनी चाहिए। और साथ ही साथ बिना देर किए हुए मॉडल पेपर पे अगर हम आ जाए तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है बेटा। क्या होता है सर? 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, उसमें 15 मिनट आपको पहले पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, जहां से आप ये एनालिसिस कर पाओ कि भाई पेपर में कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन कठिन है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है। ये सारा एनालिसिस करने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूं तो सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रश्न को छोड़ के आओगे, किसी को छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ सबके निर्धारित अंक उसके सामने आपको मिलेंगे, कौन 1 नंबर का है, कौन 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, ठीक है। और जितने गणनात्मक प्रश्न होंगे यानी न्यूमेरिकल वाले प्रश्नों पे आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, यानी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। साथ ही साथ जो प्रश्न है उसके आपको खाली प्रासंगिक उत्तर लिखने हैं, यानी जितना पूछा गया है बेटा खाली उतना जवाब दीजिए, आप बढ़ चढ़ के जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो भाई 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आपको 2 लाइन में आंसर पता है तो 2 लाइन में लिखिए, उसके लिए 20 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आ रहा है तो, ठीक है। और जहां आवश्यक होगा भाई केमिस्ट्री है तो वहां पे आपको रासायनिक समीकरण लिखने पड़ेंगे। क्लियर है सर? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। देखो जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भाई आज दोपहर 12 बजे से भाई आपके रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक की एक क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और वहां से आप एक एक क्वेश्चन तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आ सकते हो। कल, आज और कल सुबह की ये जो क्लासेस हैं, अगर आप खाली इतनी देख लेते हो तो आपका सारा काम हो जाए, ठीक है। चलिए तो बिना देर किए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो शुरुआत में आपका एमसीक्यू कई बार मैंने करा रखा है, ये क्वेश्चंस कई बार कराए हुए हैं, तो भाई कई बार अगर आपने किया हुआ है तो इनके आंसर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके प्रत्येक खंड में 4 विकल्प मिलेंगे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? एक प्रोटीन जिसमें बेटा कि 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम 1.26 ग्राम प्रोटीन है,
तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का जो परासरण दाब है बेटा, परासरण दाब है वो कितना है सर? वो है 2.57 गुणे 10⁻³ बार। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेटा इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT, जिसको हम मॉडिफाई करते हैं तो क्या हो जाता है? NRT अपॉन में V, और ज्यादा मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? WART अपॉन में MA पाई बराबर। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और क्या निकालना है हमको? सर अणु भार निकालना है। क्या निकालना है सर? अणु भार निकालना है। और अणु भार यहां पर जैसे ही ये सारी वैल्यूज को पुट करके आप यहां पे अणु भार निकालोगे तो भाई यहां पर कौन सा वाला, पहले क्वेश्चन के लिए कौन सा वाला आंसर सही है? जल्दी से सभी बच्चों का भाई कमेंट आना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा लास्ट टाइम है तो थोड़ा सा आप लोग तेजी के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। पहले क्वेश्चन का जब आप ये वैल्यूज पुट करके इस फॉर्मूले में m का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 61.022 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 61.022 ग्राम पर मोल। क्लियर है? पहले वाले का ए, बिल्कुल पहले वाले का क्या आएगा? ए वाला ऑप्शन आएगा। दूसरा कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था, किस अवस्था में? मूल अवस्था में नीचे दिए गए d इलेक्ट्रॉन विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? अगर मूल अवस्था की बात करें कि इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जाते हैं तो पूछ रहा है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? स्थायी होगी। स्थायी के लिए आप जानते हो दो केस होता है। एक तो या तो सर क्या हो? अर्ध रूप से भरा हो, अर्ध रूप से भरा हो, या तो सर क्या हो? पूर्ण रूप से भरा हो। ठीक है, या तो सर क्या हो? पूर्ण रूप से भरा हो। तो भाई डी की बात हो रही है तो डी में कुल 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षक के हिसाब से देखो ये जो 3D5 है, ये जो 3D5 वाला बी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। क्या कि संक्रमण तत्वों की जो मूल अवस्था होगी नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनों में कौन सा स्थायी होगा? तो सर 3D5 होगा। क्लियर है? एक बार भाई बी वाला, बिल्कुल बिल्कुल भाई सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। एक बार बेटा सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहां पे जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए आ जाओ अगला। अगला क्वेश्चन है संकुल CONH3 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? क्या कह रहा है? कितने आयन उत्पन्न होंगे बेटा? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है? इसको तोड़ना है। तो ये जो आपका CONH3 है, जब आप इसको क्या करोगे? इसका जलीय विलयन बनाओगे। इसका क्या करोगे? इसका जलीय विलयन बनाओगे तो ये किसमें टूटेगा बेटा? ये टूटेगा सर CONH3 2 प्लस 2Cl माइनस में। यानी कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई? 2 ये और 1 ये। टोटल कितने आयन हो गए बेटा? 3 आयन हो गए। टोटल कितने आयन हो गए? 3 आयन हो गए। यानी कौन सा वाला ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम होगा। ठीक है, बढ़ता क्रम क्या होगा? जिसमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो बेटा ये एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, एल्डिहाइड दिया है, एल्कोहल दिया है, ठीक है, एल्कोहल दिया है, ये आपका ईथर दिया है, ठीक है, और ये आपका क्या है? एल्केन दिया है। ये आपका क्या है? एल्केन। तो क्या पूछ रहा है? क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम तो किसका होगा भाई? सर एल्केन का होगा। तो एल्केन का सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, बचा
तीसरा और चौथा ऑप्शन, क्योंकि एल्केन का सबसे कम यहां पे है। अब उसके बाद आप जानते हो ईथर और अल्कोहल में अल्कोहल का ज्यादा होता है ईथर से, तो यहां पे देखो अल्कोहल का कम किया है, फिर ईथर का किया हुआ है, तो यहां पर आप सीधे सीधे आपका कौन सा वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस क्वेश्चन के लिए? चौथे वाले के लिए। ठीक है, एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, बिल्कुल बिल्कुल चौथा वाला यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। सेशन को लाइक और शेयर करते हुए रिप्लाई करेंगे यहां पे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि भाई आपके मॉडल पेपर में बोर्ड ने जारी किया हुआ है, वो कौन सा है कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से बनता है, क्या बनता है? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो भाई आपको अगर तैयार रहेगा तो आप सीधे सीधे बताओगे क्या बनता है? सर प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनता है। क्या बनता है? सर प्राथमिक एलिफेटिक एमीन बनता है। अगला छठवां क्वेश्चन जो आपका भाई आता है, माल्टोज बना होता है। माल्टोज बेटा एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब इसमें 2 यूनिट उपस्थित होंगे। ठीक है, तो माल्टोज किसका बना होता है? 2 अणु ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, 2 अणु फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई माल्टोज छठवें का कौन सा? 5वें का बी वाला दूसरा है भाई, और छठवें का कौन सा होगा? जल्दी से सभी बच्चों का भाई यहां पे कमेंट आना चाहिए। छठवें का कौन सा वाला ऑप्शन? सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल बेटा, किससे बना होगा? 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है। माल्टोज में क्या पाए जाते हैं? तो भाई ग्लूकोज के 2 अणु पाए जाते हैं। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल पहला 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 पहला, बिल्कुल भाई जितने बच्चे कह रहे हैं पहला, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और याद रखिए बेटा, आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है दिमाग में बैठा लो, नोट करते हुए चलो, तभी आपका कुछ होने वाला है। ठीक है, अगला 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वांट ऑफ गुणक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्यक गुण से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई सबसे पहले तो वांट ऑफ गुणक होता क्या है? तो आप लिख लोगे कि असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए वांट ऑफ, भाई साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नए गुणांक को समावित किया, यानी प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? इसे सर आई, स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। और वांट ऑफ गुणांक बराबर क्या होता है? विलेय के प्रेक्षित मोल बटा विलेय के सैद्धांतिक मोल, या फिर वांट ऑफ गुणांक बराबर विलेय के प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटे में विलेय के सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। ठीक है, तो ये भाई आई का फॉर्मूला है। अब कह रहा है 1 नंबर के लिए ये हो गया डिफिनीशन, फिर कह रहा है कि अणुसंख्यक गुण से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई अणुसंख्यक गुण के लिए आप ये फॉर्मूला भी लिख लोगे, साथ ही साथ आप जानते हो टोटल 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन कौन से? तो भाई आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाता है? आई के बी एम। एम आपका क्या है? मोललता। एम क्या है? मोललता। दूसरा डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम। एम आपका क्या है? सर मोललता है। तीसरा आपका हो जाएगा बेटा परासरण दाब वाला, पाई बराबर हो जाता है आई सी आर टी। और आपका चौथा हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर आई इंटू एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ये वाला लिख सकते हो, या इसी को मॉडिफाई करके जो हम लोग लेके आते हैं बेटा, कौन सा? सर डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो भाई ये रिलेशन आपको दिखाना है किसके बीच में? वांट ऑफ गुणांक और अणुसंख्यक
गुणधर्म में। किसके बीच में बेटा? want of गुणक और अणु संख्यक गुणधर्म के बीच में ये चारों का रिलेशन हो गया। ये फॉर्मूला हो गया अणु संख्यक गुणधर्म के साथ साथ, और उससे बनने वाला जो रिलेशन है वो ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करेंगे। क्लियर है भाई? सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे। सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होगी। ठीक है गुरुजी? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर। चलो आ जाओ भाई। अगला भाई जो दूसरे का बी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरकाशी यौगिक क्या होता है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातु के लिए भली प्रकार ज्ञात क्यों है? अंतरकाशी यौगिक किसे कहते हैं? तो बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। जो अंतरकाशी यौगिक होते हैं उसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो उसका आंसर लिखने में आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगी। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, और इस बड़े आकार वाले तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में ये अंतरकाशीय स्थल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? अंतरकाशीय स्थल उत्पन्न होता है। और इस अंतरकाशीय स्थल में छोटे आकार वाले परमाणु आकर क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो भाई इनके फंसने की वजह से अब ये जो नया यौगिक बनता है, इस यौगिक को हम क्या कहते हैं? अंतरकाशी यौगिक कहा जाता है। इस नए यौगिक को क्या नाम दिया जाता है? अंतरकाशी यौगिक कहा जाता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा देखिएगा, जब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के छोटे परमाणु, ध्यान दीजिएगा, के छोटे परमाणु धातु के क्रिस्टल जालक, सर क्रिस्टल जालक क्या होता है भाई? जब ढेर सारे तत्व आपस में जुड़े होंगे तो एक जाल नुमा संरचना बन जाएगी, तो उसी को क्रिस्टल का जाल कहेंगे या क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा? फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। तो बनने वाले यौगिक को, तो जो नया यौगिक आपके सामने बन के आएगा क्या कहलाएगा? अंतरकाशी यौगिक कहलाएगा। तो उस बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं? अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। संक्रमण धातुओं का आकार सामान्यतः बड़ा होता है, जिसके कारण इसके क्रिस्टल जालक के मध्य अंतरकाशी स्थल उपस्थित होता है, जहां पर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि फंसकर अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। पहला पूछा था कि अंतरकाशी यौगिक क्या होते हैं? तो भाई जो क्रिस्टल जालक के मध्य अंतरकाशी स्थल उत्पन्न होता है, उसमें जब छोटे आकार वाले परमाणु फंसकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, उस यौगिक को अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। और भाई डी ब्लॉक के तत्व ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का आकार सामान्यतः क्या होता है? बड़ा होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? सेशन को लाइक और शेयर करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का? चलिए अगला है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? तो याद रखिएगा, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, ढेर सारे लिगेंड्स हैं, इन लिगेंड्स के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इन लिगेंड्स को जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन वाली जो इनकी ऊर्जा होगी, ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, किसको? लिगेंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं बेटा। आयोडीन ब्रोमीन से लेते हुए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तक चलता है। कहां तक चलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तक। ये श्रेणी याद रखिएगा भाई। सबसे ज्यादा विपाटन ऊर्जा कौन दिखाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सबसे कम विपाटन ऊर्जा कौन दिखाएगा? सर आयोडीन दिखाएगा। बाकी भाई इसके बीच वाले सारे स्क्रीनशॉट लेके 2 नंबर वाले चौथे क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर वाला चौथा क्वेश्चन भाई जो बोर्ड ने जारी किया है। किसने जारी किया है? बोर्ड ने जारी किया हुआ है। अगर मैं उसकी बात करूं तो निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करोगे? पहला है क्लोरोइथेन से
ब्यूटेन। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनाओगे, और दूसरा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो भाई पहला वाला तो बिल्कुल आसान है आपके लिए, पहला वाला तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। पहले वाले में क्या करना है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है। तो सर क्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Cl। इसकी अभिक्रिया 2 मोल सोडियम के साथ करा देंगे, ठीक है, Cl C2H5, 2 मोल क्लोरोइथेन लेंगे, अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दोगे बेटा, किसकी उपस्थिति में सर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में सर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा सर, ये दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ आपका बाहर निकल जाएंगे और यहां पे आपका क्या बन जाएगा, C4H10 प्लस 2 ठो NaCl, यानी ये क्या बन गया सर, ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कौन सी अभिक्रिया है, तो ये भी आप लोग जानते हो, ये किस नेम रिएक्शन में आता है, तो सर इसको हम लोग वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की मदद से ये अभिक्रिया हुई है, क्लोरोइथेन से शुष्क ईथर के साथ अभिक्रिया करा के हमने क्या बना लिया, ब्यूटेन बना लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत। एक बार भाई सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, यहां पर किसी को कोई समस्या, जितने बच्चे देख रहे हैं भाई सभी का कमेंट आना चाहिए, यहां पर किसी को कोई समस्या, जल्दी से बेटा, जल्दी से, किसी को कोई समस्या, मुझे नहीं लगता है यहां पर होनी चाहिए। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वुड्स अभिक्रिया, ठीक है जी गुरुजी, क्लियर है। अच्छा दूसरा कह रहा है बेटा एनिलीन, क्या लिया है, एनिलीन लिया है, और इस एनिलीन से हमको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो सर कैसे बनेगा, आओ देखो, कई तरीका है, मैं एक आपको बता रहा हूं। आपने ले लिया एनिलीन, अलग अलग तरीके हैं बेटा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस क्लियर होना चाहिए। यह हमने क्या ले लिया, एनिलीन, और इस एनिलीन की अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दी, इस एनिलीन से हम क्या बना लेंगे, सबसे पहले आप फिनॉल बना लो, ठीक है। तो एनिलीन से फिनॉल बनाना है, तो कई तरीके हैं, जिसमें से एक मैं आपको बता रहा हूं भाई। इस एनिलीन का हमने क्या कराया, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करा दो, इसका जल अपघटन करा लो। क्या करा लो, जल अपघटन। तो भाई जल अपघटन का मतलब H2O के साथ अभिक्रिया हो जाएगा, जल अपघटन का मतलब क्या हो जाएगा सर, H2O के साथ अभिक्रिया। सर क्या हो गया, H2O के साथ अभिक्रिया। तो भाई जल अपघटन कराओगे यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराओगे, तो यहां से अमोनिया बाहर निकलेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा और OH यहां पर आके जुड़ जाएगा। तो भाई एनिलीन से हमने एक तरीके से क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। फिनॉल बनाने का और भी तरीका है, एक ये तरीका यूज किया, फिनॉल बन गया। अब इस फिनॉल की अभिक्रिया मैंने करा दी PCl5 के साथ। किसके साथ करा दिया बेटा, PCl5 के साथ। तो सर ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पर लगा हुआ, बेंजीन रिंग पर लगा हुआ Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो भाई क्लोरोबेंजीन बनाना था, किससे, एनिलीन से। तो पहले एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करो, फिर उस फिनॉल से हमने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया। तो भाई फिनॉल बनाने के भी ढेर सारे तरीके हैं, उनमें से किसी का भी प्रयोग कर लेंगे। सर ये रिएक्शन आसान होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं बेटा, बट उनके लिए जो भाई इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर वाला भाई, तीसरा क्वेश्चन, 2 नंबर वाला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, तो विलयन के पहला हिमांक में अवनमन की गणना करना है और साथ ही साथ विलयन के हिमांक की गणना, ठीक है।
तो भाई यहां पर जब आप सॉल्यूशन करोगे तो कल ही मैंने आपको समझाया था कि भाई कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर जब जल दिया रहेगा तो उसका क्या नहीं दिया रहता है भाई, जल का केएफ नहीं दिया रहता है, या जल के लिए केबी का मान नहीं दिया रहता है। तो आपको कल ही मैंने बताया था यहां पर केएफ बराबर कितना हो जाएगा 1.86, केएफ का मान कितना होगा 1.86। तो सबसे पहले हिमांक में अवनमन निकालना है, तो हिमांक में अवनमन किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ। क वाला इसका सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है सर केएफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटे में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर लो। केएफ का मान आपको क्लियर होना चाहिए 1.86 होता है जल के लिए, इंटू डब्ल्यू ए दिया हुआ है कितना सर 45, ये कितना दिया है सर 1000 बटे में डब्ल्यू बी का मान दिया हुआ है 600 और एथिलीन ग्लाइकॉल है बेटा C2H6O2, C2H6O2 तो निकालोगे तो 12 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 6 प्लस 16 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 और 32, यानी कितना हो गया बेटा 62 हो गया। कितना हो गया 62। तो अणुभार निकाल लिया हमने, अणुभार कितना होगा सर 62 होगा। कल ही आपको समझाया था कि भाई डेसिमल हटा देंगे, तो डेसिमल हटाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 186 इंटू 45 और एक जीरो इसमें दे दो तो 450 बटे में आपका 62 गुणे 600, 62 गुणे 600। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, 62 के पहाड़ा में 3 बार में 186 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 3 से 600 आपका कट जाएगा 200 बार में। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 काट दिया, 5 चौक के 20, 5 नवा 45। तो यहां पर बेटा आपको डेल्टा टीएफ मिल जाएगा। डेल्टा टीएफ बराबर हो गया 9/4। डेल्टा टीएफ बराबर हो गया क्या 9/4 और 9/4 को सॉल्व करो कितना होगा 4 दूनी 8, दशमलव लगाया 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, फिर 5, इतना केल्विन। तो भाई पहले पूछा था हिमांक में अवनमन बताइए, तो डेल्टा टीएफ आपने निकाल लिया कि सर हिमांक में अवनमन कितने का हो रहा है, तो सर 2.25 केल्विन का। कितने का हो रहा है 2.25 केल्विन का। देखो बेटा न्यूमेरिकल है, कल भी मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल कराया था, लेकिन बस उसमें क्या चेंज था, वैल्यू चेंज थी। उसमें वैल्यू चेंज थी, तो न्यूमेरिकल में भाई वैल्यू चेंज होके आएगा, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यहां पर डेल्टा टीएफ आ गया। फिर क्या कह रहा है कि हिमांक की भी गणना करिए, तो भाई उस विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा। तो ख वाला क्वेश्चन यहां पर जब आप करोगे, ख वाला हिमांक की गणना, तो हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं हम कि सर डेल्टा टीएफ बराबर होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ एस। भाई विलयन का हिमांक चाहिए तो इधर ले आओ, तो हो जाएगा क्या टीएफ एस बराबर टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। और भाई जल के लिए हिमांक कितना होता है सर 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखते हैं तो कितना होता है 273.15 में से माइनस कर देंगे कितना 2.25। तो भाई 273 में से माइनस करोगे 2.25 तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आपका टीएफ एस बराबर, टीएफ एस बराबर हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 1 में से 2 नहीं जाएगा, इसीलिए 11 में से 2 गया 9.2, 2 में से गया 0 और 273। ठीक है, तो यानी 270.90 केल्विन, ये आपका बी वाले का आंसर आया। और जैसे ही ए और बी का मान निकालोगे आपको 2 नंबर एग्जामिनर एकदम क्लियर दे देगा। क्लियर है? 270.9 केल्विन, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही जवाब है। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए
सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, सेशन को बेटा आपको जोरदार, भाई आप जानते हो आपका लाइक और लाइव जो है वही हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। तो उसके लिए भाई हम यहां जुड़े हुए हैं, आपको बस क्या करना है, अपने तरफ से कंटिन्यूटी बनानी है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहा है। आइए स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए कि कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करते समय। तो भाई आपको खाली नाम लिखना है, तो आप खाली नाम लिख सकते हो कि प्रोपेन 2ऑल का प्रोपीन में निर्जलन करते समय कौन सा अभिकर्मक प्रयोग होता है। या तो आप भाई इसके आंसर में आप लिख के दिखा सकते हो कि सर पहला वाला कोई भी प्राथमिक अल्कोहल ले लो, यानी मैंने ले लिया CH3 CH2OH, ठीक है। अब इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, तो जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया बेटा KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, तो सबसे पहले तो ये सर CH3 CHO में कन्वर्ट होगा और पुनः ऑक्सीकृत होकर यह आपका क्या बना लेता है सर CH3 COOH। क्योंकि सर हम जानते हैं कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कराने पे, ऑक्सीकरण कराने पर। तो यहां पर कौन सा अभिकर्मक यूज हुआ, तो सर KMnO4। तो भाई पहले वाले में कौन सा अभिकर्मक होगा, तो KMnO4, यह आपको याद रखना है पहले वाले के लिए। दूसरा कह रहा है कि प्रोपेन 2ऑल को प्रोपीन में निर्जलीकरण कराना है, तो प्रोपेन 2ऑल ले लो, CH3 CHOH CH3। जैसे ही आप भाई इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हो, H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम यहां पे गर्म किया जाता है इसको, तो यहां पर निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब सर H2O बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है, OH और H। तो ये क्या बना लेगा सर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह आपका बन गया प्रोपीन। और यह आपका क्या हो गया सर, प्रोपेनॉल। कौन सा प्रोपेनॉल, तो 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाया, किसकी उपस्थिति में बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल की। यहीं पे हम एल्यूमिना का भी प्रयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिना यानी तो यहां पे हमने किसका प्रयोग किया, H2SO4। तो या तो आप ये लिख सकते हो या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 350 पे जब गर्म करेंगे तो भी आपका एल्कीन में परिवर्तन होता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ढेर सारे ऑक्सीकारक है, KMnO4 की जगह और भी ऑक्सीकारक है, K2Cr2O7 है, तो भाई और भी ऑक्सीकारक का प्रयोग कर सकते हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको एक ही वैल्यू नहीं तैयार करनी है, आप कॉन्सेप्ट तैयार करो। भाई ऑक्सीकरण, मुझे मालूम है सर कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो किस ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हुआ, KMnO4। यहां पे हम H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं या एल्यूमिना Al2O3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई लिख लिया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। ग में भाई 2 क्वेश्चन दिया हुआ है भाई मॉडल पेपर में, एक एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर लिखना है और दूसरा एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में अंतर लिखना है। तो भाई बहुत आराम से बहुत क्लियर समझेंगे। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर आप 2 नंबर का है, दोनों में एक एक अंतर लिख लीजिए, सफिशिएंट हो जाएगा। तो सबसे पहला एसिटल्डिहाइड CH3CHO, इस एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम कराएंगे बेटा किसके साथ, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ, टॉलेन अभिकर्मक के साथ
तो यहां पर आपका क्या बनता है सर, यहां पे रजत दर्पण बनता है। ठीक है, यानी सिल्वर मिरर बनता है। वहीं पर जब हम एसीटोन की अभिक्रिया कराएंगे बेटा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 किसके साथ सर, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। किसके साथ सर, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। तो यहां पर अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर आपका क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। या फिर आप लिख सकते हो रजत दर्पण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यहां रजत दर्पण बनेगा, यहां नहीं बनेगा। तो भाई 2 नंबर में था तो 1 नंबर में इसका एक अंतर लिख लिया और 1 नंबर में इसका अंतर लिख लोगे। तो भाई एसीटोफिनोन, पहले तो आपको इसका नाम क्लियर होना चाहिए। तो सर एसीटोफिनोन किसे कहते हैं, तो सर बेंजीन ले लो, C ले लो, डबल बॉन्ड O CH, ये है हमारा एसीटोफिनोन। और बेंजोफिनोन किसे कहते हैं सर, तो बेंजीन ले लो, C ले लो, डबल बॉन्ड O और ये दूसरा बेंजीन। जब दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगा होगा तो ये बेंजोफिनोन होता है और ये एसीटोफिनोन होता है। क्लियर है, क्योंकि देखो सबसे पहले अंतर लिखना है, नाम आपने मे भी पहली बार सुना होगा, तो एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक, एक बार भाई क्लियर है यहां तक, जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, तो यहां भाई एसीटोफिनोन, जब हम इसकी अभिक्रिया, इस एसीटोफिनोन की अभिक्रिया आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ कराते हैं तो यहां पर हमको बेटा येलो पीपीटी यानी पीला अवक्षेप मिलता है। ठीक है, क्या होता है, पीला अवक्षेप मिलता है, येलो पीपीटी बनता है। और इसकी जब अभिक्रिया आप कराओगे किसके साथ, I2 और सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ, तो यहां पर आपका क्या होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, या आप कह सकते हो कि येलो पीपीटी यहां पर नहीं बनेगा, पीला अवक्षेप नहीं बनेगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, भाई देखो मॉडल पेपर आपके बोर्ड के लिए भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको तैयार करना है क्योंकि 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं इस पेपर से। ठीक है, डीएनए में पाए जाने वाला, किसमें, डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों की नाम लिखिए, संरचना बनाइए, नाम नहीं लिखना है, क्या बोला है, संरचना बनाना है। तो भाई 4 क्षारक कौन कौन से होते हैं सर, साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है, एडिनिन होता है और ग्वानिन होता है। इनकी संरचनाएं आपके सामने बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना और इन संरचनाओं पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन संरचनाओं को आपको हर हाल में तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो जो 3 नंबर में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आसवन के द्वारा, किसके द्वारा, आसवन के द्वारा शुद्ध इथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, आसवन के द्वारा शुद्ध इथेनॉल क्यों नहीं बनाया जा सकता। फिर कह रहा है ऐसे द्विअंगी मिश्रण को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई यहां पर जब आप बात करोगे तो यहां पे आसवन के द्वारा क्यों नहीं संभव है, तो भाई देखो शुद्ध इथेनॉल आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता,
क्यों नहीं किया जा सकता? तो जैसे ही हम आसवन कराएंगे तो जब मिश्रण कहां पर पहुंचेगा 95.6% तक, कहां तक वो प्यूरिफाई हुआ होगा बेटा? 95.6% तक एल्कोहल और उसमें 4.4% आपका जल होगा। ठीक है, तो जल संरचना प्राप्त करते हैं तो यह एक एजोट्रॉपी मिश्रण बना लेता है। क्या बना लेता है? यह एक एजोट्रॉपिक मिश्रण बन जाता है। ठीक है, सामान्यतः ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाता है? एजोट्रॉप कहा जाता है। उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? एजोट्रॉप कहा जाता है। एजोट्रॉप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? न्यूनतम क्वथनांकी एजोट्रॉप और अधिकतम क्वथनांकी एजोट्रॉप। ठीक है, न्यूनतम क्वथनांकी एजोट्रॉप और अधिकतम क्वथनांकी एजोट्रॉप। ठीक है, न्यूनतम क्वथनांकी और अधिकतम क्वथनांकी एजोट्रॉप। क्लियर है बेटा? ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम। क्वेश्चन क्या था भाई? आसवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्यूरेसी कहां पर पहुंचेगी 95.6% आपका एल्कोहल होगा और 4.4% जल होगा, तो वो आपका एजोट्रॉप बना लेता है। क्या बना लेता है? एजोट्रॉप बना लेता है, जिसके कारण इसका आसवन संभव नहीं है। और भाई कितने प्रकार का होता है? तो सर 2 प्रकार का होता है, एक न्यूनतम क्वथनांकी और एक अधिकतम क्वथनांकी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत अपघट्य के, देखो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए कि अगर हम सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो चालकता और मोलर चालकता किस तरीके से प्रभावित होगी। तो भाई आंसर जब आप लिखोगे, भाई 3 नंबर है तो 3 नंबर में आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा चालकता की डिफिनीशन में। ठीक है, क्या लिखोगे? पहला पॉइंट आप लिख लोगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। और दूसरा पॉइंट भाई मोलर चालकता क्या होता है? दूसरा क्या बोला है? मोलर चालकता। ठीक है, तो भाई मोलर चालकता आप जानते हो फॉर्मूला, कैप एम बराबर क्या होता है बेटा? कप्पा इंटू 1000 बटे में क्या? एम। कप्पा इंटू 1000 बटे में एम। तो भाई मोलर चालकता यहां से डिफिनेशन आप आराम से लिख ले जाओगे। ठीक है, और पूछा है कि सांद्रता परिवर्तन, अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता क्या होगी भाई? घटेगी, क्योंकि यहां पर सांद्रता के साथ क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होगी? घटेगी। और प्रतिरोध आपका क्या होगा? सॉरी, जो चालकता होगी वो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आ जाइए भाई, अगला यहां पे क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, अगर कोई अभिक्रिया है जो ए के प्रति बेटा प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो पूछ रहा है इसके अवकल वेग समीकरण लिखिए। दूसरा, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई 3 नंबर के लिए 3 क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। पहला कह रहा है
कि अवकल वेग समीकरण लिखना है इसके लिए, तो भाई यहां पर वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर प्रथम, देखो a के प्रति प्रथम, तो यहां के a के पावर 1 और b के पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर a के प्रति प्रथम कोटि का है और b के प्रति क्या है, द्वितीय कोटि का है, तो जो कोटि होती है वो कहां चला जाता है सर, पावर में चला जाता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे दूसरा कह रहा है कि b की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तो यहां पर वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग बराबर के a के पावर 1 है और b को क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया, 3b के पावर 2, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहां वेग बराबर क्या हो जाएगा, 9k a1 और b के पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो आप यहां लिख लोगे वेग 9 गुना बढ़ जाएगा, वेग क्या होगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, कब, जब b की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाएगी। अच्छा, तीसरा क्या बोला भाई, कह रहा है कि अगर a और b दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2a पावर 1 और 2b के पावर 2, तो बेटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 के पावर 1 है यानी 2, तो यानी 4 दूनी 8, तो यहां क्या हो जाएगा, 8 के a के पावर 1 और b के पावर 2, तो यहां क्या लिखोगे कि वेग 8 गुना बढ़ जाएगा, वेग क्या होगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। देखो बेटा, जब आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे तो उन क्वेश्चन को आप आराम से जल्दी कर सकते हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कब, जब क्वेश्चन आ रहे होंगे, और क्वेश्चन कब आएगा, जब आपका भाई रेगुलर बेसिस पे आप क्लास कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चल रहे हो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करें, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करेंगे, और भाई सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। क्लियर है भाई? सेशन को लाइक और शेयर करते हुए लगभग भाई 1000 लाइक हो चुका है। पहले, सबसे पहले तो भाई 2000 लाइक का टारगेट पूरा करिए आप लोग भाई, क्योंकि मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, लाइक करने पे मुझे किसी तरीके का भाई कोई बेनिफिट नहीं होना है, बस आपका मुझे यह समझ में आएगा कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं और आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चल रहे हो। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आ जाइए भाई, चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का कारण लिखिए। निम्नलिखित का कारण लिखिए कि Cr2 प्लस प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज 3+ प्रबल ऑक्सीकारक है, पहला। और दूसरा, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है। आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है। तो भाई इसका कारण लिखना है, तो आप आंसर में भाई सबसे पहले वाले पे आ जाओ। कह रहा है कि Cr2 तो भाई आप Cr के बारे में जानते हो, एटॉमिक नंबर 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे क्या होगा, आर्गन 3d5 4s, आर्गन 3d5 4s1। यहां पर जो क्रोमियम दिया हुआ है, यह क्रोमियम बेटा किस अवस्था में है, 2+ में है। किस अवस्था में है, 2+ में। तो भाई 2+ में आपका क्या हो जाएगा, आर्गन 3d4। तो क्रोमियम 2+ का भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 3d। अब D में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, D आप जानते हो ये 5 कक्षक होते हैं, D के पास 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 4 हैं, 1 2 3 और 4। अब आपको विपाटन ऊर्जा समझाया गया है, तो ये विपाटन ऊर्जा के थ्रू पहले तो देखो उत्तेजित अवस्था में जाएगा, उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद ये बेटा टूट जाएगा किसमें, T2G और Eg में।
ये T2G और EG में टूट जाता है। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन में देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, इसको कहते हैं बेटा EG और इसको क्या कहते हैं? T2। इन तीनों कक्षक को T2G के नाम से जानते हैं, इन कक्षक को EG के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? जब Cr2 प्लस कह रहा है प्रबल अपचायक है। भाई अपचायक क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर आपको मालूम है, आप ये बात जानते हो कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो यहां पर भाई क्या सीन है कि जब Cr2 प्लस की बात करेंगे तो Cr2 प्लस देखो क्या होता है? Cr2 प्लस Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कब? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। Cr2 प्लस Cr3 प्लस में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, और भाई इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, और इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? अपचायक की तरह, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का क्या होगा? अपचयन होगा। तो Cr2 Cr3 प्लस में जाता है, ठीक है, और आप यहां लिख लोगे Cr3 प्लस अधिक स्थायी होता है, क्योंकि यह T2G3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता, ठीक है। अब भाई स्थायी है तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? अपचायक की तरह। अतः यह एक अपचायक, अतः यह एक क्या है? अपचायक है। वहीं पर बेटा जो इसी का दूसरा पॉइंट कह रहा है कि Mn3 प्लस यानी मैग्नीज का 3 प्लस में, तो भाई मैग्नीज आप जानते हो, ठीक है। यहां दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? Mn 25 होता है, और 25 के लिए आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां पर भी बेटा 2 प्लस होगा ना, यहां भी आपका क्या होगा? 2 ही होगा। Mn के साथ भी कितना होगा? 2, तभी तो यहां क्वेश्चन बनेगा। Mn का 25, तो यहां आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 4s2, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो यह आपका क्या बन जाएगा? आर्गन 3d5। तो भाई ये पहले से ही क्या है? स्थायी है। और D5 में तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो यहां पे आप लिखोगे कि Mn2 प्लस पहले से ही स्थायी अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और
ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता, ऑक्सीकारक की तरह क्या करता है बेटा, व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि भाई D5 है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरे हुए हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की जगह क्या पसंद करेगा, ग्रहण करना पसंद करता है, जिसकी वजह से इसका व्यवहार कैसा हो जाता है, ऑक्सीकारक की तरह, और क्रोमियम 2+ का किसकी तरह होता है, अपचायक की तरह। क्लियर है? अच्छा, इसी में सर दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है, इसी का सर जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर जो हमारा Mn है, जो D1 विन्यास है वो अत्यंत अस्थायी होता है। तो क्यों होता है, तो आप यहां पे देखिए लिखेंगे कि D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है, क्योंकि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अक्रिय गैस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या स्थायी विन्यास, स्थायी अक्रिय गैस बन जाता, क्या होता है, अक्रिय गैस बन जाता है। भाई यहां पर क्या है, D1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नोबल गैस की तरह बन जाएगा, और आप जानते हो कि सभी तत्व किसकी तरह बनना चाहते हैं, अक्रिय गैस की तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, यानी अपने आप को वो स्टेबल करना चाहते हैं, और स्टेबल करने के लिए आराम से एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये अत्यंत क्या होता है, अस्थायी होता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए। क्लियर है? और बेटा सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे। क्लियर है बेटा? एक बार सभी बच्चे, क्यों अस्थायी होता है D1 विन्यास? क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, जी सर। चलिए आइए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर का ये पहला क्वेश्चन, 4 नंबर का ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी के तुलना में ईंधन सेल, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी की तुलना में ईंधन सेल का क्या लाभ है, डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। भाई 4 नंबर में ये सारी चीजें लिखनी है। पहला तो बताना है कि प्राथमिक और द्वितीयक से ज्यादा अच्छा ईंधन सेल क्यों है, और फिर डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल का, किसका, सीसा संचायक सेल में कौन सी अभिक्रिया होगी, और तीसरा लिखेंगे कि भाई घनत्व किस प्रकार से प्रभावित होगा अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो यहां पे बेटा प्राथमिक बैटरी में सीमित मात्रा में अभिकारक होते हैं, अभिकारक फिक्स होता है, तो भाई एक समय के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीमित मात्रा में अभिकारक होते हैं और वे अभिक्रिया पूर्ण उपभोग के बाद क्या होते हैं, काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार वे रिचार्जेबल नहीं होते, यानी उनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। संचायक बैटरी रिचार्जेबल होती है, लेकिन संचायक बैटरी चार्ज करने के लिए आवश्यक समय बहुत क्या होता है, लंबा होता है। अब भाई जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं उनको हम क्या करते हैं, चला लिया, फिर घर पे आना है, उसमें बैटरी चार्ज करनी है, फिर वो चलेगी।
ठीक है। लेकिन जो ईंधन सेल, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ, तुरंत पेट्रोल भराया, तुरंत गाड़ी चलना चालू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो कह रहा है कि भाई ईंधन सेल का क्या लाभ है प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी की तुलना में। तो भाई प्राथमिक बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर दोबारा काम नहीं करेगा, द्वितीयक बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा फिर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन चार्ज करने में समय लंबा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। बात क्लियर है? लेकिन ईंधन सेल में ऐसा नहीं होगा, आपने ईंधन डाला और बैटरी चलना, गाड़ी चलना चालू हो गया। तो वही है भाई, इस प्रकार दोनों बैटरियां ऊपर बताए अनुसार संतोषजनक आउटपुट नहीं देती हैं। दूसरी ओर भाई जो हमारा ईंधन सेल है, वो क्या है, समय समय पर रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती। भाई रिचार्ज नहीं करना है, खाली फ्यूल डालो, काम करना चालू कर देगा, और ना ही ईंधन की आपूर्ति होने पर वो काम करना बंद करता है। तुरंत ईंधन खत्म हुआ, तेल डालिए, काम करना चालू। इसीलिए चूंकि ईंधन सेल को रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है और ईंधन की आपूर्ति होने पर वो चल सकते हैं, इसीलिए प्राथमिक और संचायक बैटरी का यह एक फायदा है। क्लियर है? और कह रहा भाई रिएक्शन दिखाना है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेड स्टोरेज में PbSO4 विद्युत अपघट्य में जो अभिक्रिया होती है वो कुछ इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, डिस्चार्ज करने पे लेड और कैथोड, लेड ऑक्साइड पूरी तरीके से लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया के उत्पाद में जल तनु हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट क्या होने लगता है, बनने के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप विलेन का जो घनत्व है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पूछा था घनत्व पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो घनत्व क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है सर। फिर कह रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज होने के दौरान सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग होता है तथा जल के एक उत्पाद के रूप में बनता है, अतः घनत्व आपका क्या होता है, कम होता है। अलग से भी आप इसको दिखा सकते हो, क्लियर है? नहीं तो आप केवल उतने पे ही लिख दो, यही दिखा दिया कि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, दोनों पॉइंट। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भाई आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी से ईंधन सेल क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सीसा संचायक की अभिक्रिया, और साथ ही साथ घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा ख वाला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए दिया हुआ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है, 60 सेकंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने पर कितना समय लगेगा। कह रहा है कि अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो भाई पहले वाले का सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। पहले वाले का फॉर्मूला आप जानते हो सर, फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 2.303 अपॉन में T लॉग प्रारंभिक सांद्रता और बटे में अंतिम सांद्रता। तो A बटे में A माइनस एक्स, या फिर यहां पे आप ऐसे लिख लीजिए, प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता। ठीक, तो भाई K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, K का मान दिया है, K का मान आपको दिया हुआ है। K कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स। तो K की जगह हो गया 60 बराबर 2.303 अपॉन में T लॉग। अब कह रहा है जो प्रारंभिक सांद्रता है वो अंतिम सांद्रता जो है 1/16वां भाग रह जाता है प्रारंभिक सांद्रता का। तो बेटा देखो ये भी लिख सकते हो, और अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो जो आप अपना लिखते आ रहे हो वही लिखती है। ठीक है, क्या कि A बटे में A माइनस एक्स। तो A तो A है, और कह रहा है कि A माइनस एक्स कितना हो जाता है, A का 16, 1/16 भाग यानी A का 16वां भाग। तो A बटे आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो A से A कट हो गया, 16 हो गया। तो यहां से T बराबर कितना हो गया, 2.303 अपॉन में 60 लॉग 16।
और log 16 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 2 t बराबर 2.303 60 log 2 के पावर 4 लिखा जा सकता है। 2 के पावर 4 जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4। किसको लिख सकते हैं, 16 को। तो ये जो 16 है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 के पावर 4। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, log 4 है, आगे आ जाएगा। तो यहां हो गया t बराबर 4 गुणे 2.303 बटे में 60 गुणे log 2 और log 2 का मान आपको मालूम है, तो भाई log 2 का मान उठा के रख दो, 4 इंटू 2.303 इंटू 0.30 बटे में 60। देखो log 2 का मान, log 2 बराबर होता है 0.3010। क्या होता है सर, 3010 होता है। मैंने खाली 2 प्लेस तक लिया, तो 2 प्लेस तक क्या हो जाएगा, 0.30। ठीक है? अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर 60 30 कट जाएगा 2 बार में, या फिर पहले दशमलव को एक तरफ कर लो। दशमलव एक तरफ हो गया तो क्या हो गया, 4 गुणे 2303 गुणे 30 बटे में 60 गुणे 10 के घाते -5। सर ये 10 के घाते -5 कैसे आया, 3 प्लेस का दशमलव 2 प्लस का दशमलव एक साथ कर लिया तो 10 के घाते -5। अब देखो 30 से 60 काट दिया 2 बार में, 2 से 4 काट दिया 2 बार में, 2 का गुणा इसमें कर दो बेटा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 0 6 4 और इंटू 10 के घाते इधर ले आओ, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 0.04606 मिनट। कितना समय लगेगा, तो सर 0.04606 मिनट का समय लगेगा। कितना कंप्लीट होने में, 16वां भाग। क्लियर है? क्लियर है भाई, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। क्लियर है? सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे। यहां पे टी का मान क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अगली क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर जी गुरु जी, यस सर, यस सर। 2.303 लॉग कहां से आया सर? बेटा ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो भाई दिक्कत तो होगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगता है। 30% 40 मिनट में पूरा होता है, तो इसका टी हाफ निकालना है। तो आ जाओ भाई, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ही सिंपल सा, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए कह रहा है 30% 40 मिनट में होता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे 30% के लिए, 30% के लिए। तो भाई 30% के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, के बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो भाई यहां से के बराबर हो गया 2.303 अपॉन में 40। क्यों? क्योंकि 40 मिनट का समय लग रहा है। लॉग ए आपको बताया है मैंने सर 100 होता है, और यहां कितना हो जाएगा 100 माइनस 30, 100 माइनस 30। तो के बराबर 2.303 अपॉन में 40 लॉग 100 बटे में 70, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 बटे में 7। तो के बराबर आपका कितना हो गया 2.303 अपॉन में 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7। सर ये कैसे हुआ? सर हम फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, लॉग
m बाई n बराबर होता है log m माइनस log n। ये फॉर्मूला सर हम जानते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे देखो m बाई n जो है 10/7 है, तो log 10 माइनस log 7 हो जाएगा। तो यहां से k का मान आप क्या निकाल लोगे, 2.303 अपॉन में 40, log 10 का मान 1 और log 7 का मान 0.845। भाई मान आपको याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए कि 10 का 1 होता है, 7 का कितना होता है, 8 4 5 होता है। सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, यहां से k बराबर आ गया सर 2.303 अपॉन में 40 गुणे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, तो 0.155। इसको समीकरण 1 बना लेना। यहां से ये k का मान आपने निकाल के इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब कह रहा है उसी में भाई दूसरा केस क्या कह रहा था, t1/2 के लिए, किसके लिए, t1/2 के लिए, और वो भी कौन सा है बेटा, प्रथम कोटि का। तो भाई प्रथम कोटि के लिए हम जानते हैं, तो आप लिखोगे हम जानते हैं क्या कि t1/2 इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में k होता है। तो भाई k का मान आया है, k का मान उठा के यहां रख दो, तो t1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 अपॉन में k का मान रखोगे 2.303 गुणे 0.155 और ये 40 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 40, ये हो गया 40। सॉल्व करना है, एकदम आराम से आप सॉल्व करेंगे इसको। पहले दशमलव हटाते हैं, तो यहां से देखो 3 प्लेस का दशमलव तो ऐसे ही हट जाएगा, बाकी इसको हटाने के लिए 1000 से हमको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो बेटा टी हाफ बराबर क्या हो गया, 693 गुणे 40 गुणे 1000 बटे में 2303 गुणे 155, और यहां पे इसको सॉल्व किया, यहां से टी हाफ बराबर आपका आंसर आ जाएगा। इसको ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, एक बार भाई कमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए कमेंट करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। दीपक पाल है, रिप्लाई कर रहे हैं सर 77.75। भाई एक बार सभी बच्चे यहां पे रिप्लाई करेंगे, और सेशन को बेटा लाइक और शेयर करते हुए यहां पे रिप्लाई आना चाहिए, कमेंट हो जाएगा, यहां पे कमेंट आना चाहिए भाई, कैलकुलेशन हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, हो जाएगा सर 77.75, जी सर हो जाएगा। भाई कुछ बच्चे रिप्लाई भी कर रहे हैं कि सर इसका कैलकुलेशन करने पे 77.7 मिनट के आसपास आएगा। तो भाई आप लोगों के हिसाब से यहां पे मैंने आंसर मेंशन कर दिया, आंसर निकलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुण के समीकरण लिखिए, और फिर कह रहा है कि विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनका महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। भाई ए और सी क्यों आवश्यक है, इनका महत्वपूर्ण स्रोत लिखना है, और कह रहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो रासायनिक गुण लिखने हैं। कौन से, कोई भी दो समान जो दोनों दिखाते हैं। तो भाई बहुत आसान है, आंसर पहले का ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बोला, तो सबसे पहले ग्लूकोज का लिख लेते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो सर, CHOH 4 बार CH2OH, यह हमारा ग्लूकोज हो गया। इसकी अभिक्रिया जैसे ही आप कराओगे किसके साथ, HCN के, किसके साथ कराओगे, HCN के साथ कराओगे, क्या हो जाएगा, CHOH CN, और यहां पे आपका CHOH 4 बार और CH2
और ये पहला हो गया इसका, और इसी का दूसरा। ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस, हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहां पे आपका क्या बन जाता है, CH3 CH2 4 बार CH3, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन बन जाता है, N हेक्सेन। और ये क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो भाई ये तो हो गया ग्लूकोज के लिए। अब यहां पर बोला है कि आपको और किसका लिखना है, फ्रक्टोज का भी लिखना है। किसका लिखना है, फ्रक्टोज का सेम लिखना है। तो भाई यही सेम वाला आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। दूसरा फ्रक्टोज के लिए, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 3 बार CH2OH। अभिक्रिया किसके साथ करा दो, HCN के साथ। अभिक्रिया किसके साथ करा दो, HCN के साथ। क्या होगा बेटा, देखो इस कार्बन में ये जो आपका CH2OH है वो वैसे ही रहेगा, ये आपका OH हो गया और इधर आपका CN हो गया, और यहां क्या हो गया, CHOH 3 बार CH2OH। फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, ये होता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। और दूसरा करा लो तो भाई CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 3 बार और CH2OH। इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ, तो ये भी आपका क्या बना लेगा बेटा, CH3 CH2 4 बार और CH3, यानी क्या बनाएगा, हेक्सेन बनाएगा। क्या बनाएगा, हेक्सेन बनाएगा। तो भाई बोला था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, तो ये वाला जो आपने लिखा ये किसके लिए था सर, ये सर ग्लूकोज का था, और ये वाला सर किसका है, सर ये फ्रक्टोज का है। ये किसका है, फ्रक्टोज का है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की दो अभिक्रियाएं लिखनी थी। स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए। क्लियर है, एक बार भाई सभी बच्चे जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्लियर है, सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए भाई। क्लियर है, यहां पे जल्दी से, क्लियर है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए भाई, मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। यस सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जी सर, जी सर, जी सर। सर पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन यहां पर एक एक क्वेश्चन। और आपको लिए बता दूं भाई कि जो आपकी 12 बजे मैं क्लास लेने वाला हूं, ये तो भाई आपका जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है वो है, और जो 12 बजे मैं आपकी क्लास लेने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस क्लास में 12 से 9, साढ़े 9 बजे तक की वो एक लंबी क्लास होगी, जहां से आपका पूरा निचोड़ आपको केमिस्ट्री का वहां पे मिल जाएगा। विटामिन ए और सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो भाई ये क्वेश्चन आप अपने से देख लोगे, बहुत आराम है भाई। ए और सी हमारे शरीर में पोषक का काम करता है, ठीक है, त्वचा को सही करता है, ठीक है, और कहां मिलता है, कैसे मिलता है, ये आप आराम से इसका कमेंट करोगे, ये आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड क्या तात्पर्य है, किलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो भाई
जब हम आंसर लिखेंगे पहले का, आंसर पहले का, ठीक है, किसके बारे में, द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड। तो भाई द्विदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं, तो यहां पे आपका हो जाएगा वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं और एक समय पर दोनों ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाते हैं द्विदंतुर कहलाता। द्विदंतुर मतलब जिनके पास क्या होगा, दो दाता परमाणु होगा। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, द्विदंतुर कहेंगे। और वहीं दूसरा इसी में पूछा हुआ है कि भाई उभय दंतुर किसे कहते हैं, उभय दंतुर, ठीक है, उभय दंतुर किसे कहते हैं, तो यहां आप लिख लोगे वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु दो दाता परमाणु होता है परंतु एक बार में कोई एक ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है उभय दंतुर लिगेंड कहलाता है। ठीक है, तो उभय दंतुर होगा दो, लेकिन एक बार में एक ही बंध बनाएगा, और द्विदंतुर दो होंगे और एक बार में दो के दोनों बंध बना रहे होंगे। क्लियर है? किलेट प्रभाव तो याद रखिएगा, किलेशन केवल द्विदंतुर, त्रिदंतुर और बहुदंतुर लिगेंड में होता है। किसमें होता है? द्विदंतुर, त्रिदंतुर और बहुदंतुर लिगेंडों में संभव है। दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन के साथ इस प्रकार उपसंयोजक बंध बनाते हैं कि यह सदस्य संरचना वाली रिंग, सदस्य में क्या बनता है? रिंग बनता है। क्या बनता है? रिंग का निर्माण होता है। इसके संकरण यौगिक को अधिक स्थायी माना जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? किलेट प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? किलेट प्रभाव कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहां पे रिप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, तो भाई 4 नंबर वाले प्रश्न की बात हो गई। अब बात करेंगे 5 नंबर वाले प्रश्न की, और 5 नंबर में जो आपका बोर्ड ने जारी किया है, सबसे पहला है कि क्या होता है जब
क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है? क्या होता है जब हम इसका आंसर लिख रहे होंगे, तो पहले का क्या हो जाएगा? कह रहा है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे, तो भाई CH3Cl KCN से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? CH3CN और KCl बाहर निकल जाएगा। पहला एकदम आराम से आपका क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो क्या होता है? सर एथिल क्लोराइड किसे कहते हैं? CH3CH2OH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? KOH के साथ, और वो भी कैसा होगा? जलीय होगा। तो जब जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे बेटा, एथिल क्लोराइड है ना, सॉरी, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब जलीय KOH के साथ कराएंगे तो क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है। CH3CH2OH बन जाता है। तीसरा यहां पे क्या कह रहा है? तीसरा यहां पे कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होता है? तो भाई ब्रोमोबेंजीन ले लो। सर ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ किसकी उपस्थिति में? तो सर शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा तो क्या बन जाता है बेटा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाएगा और इसको हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। चौथा कह रहा है N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है? चौथा है ब्यूटिल क्लोराइड, CH3CH2CH2CL, ये ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब कह रहा है कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओ? KOH, और वो कैसा रहेगा बेटा? एल्कोहलिक रहेगा। तो एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और बाहर क्या निकलेगा? HCl। ये क्या बन जाएगा बेटा? सर ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। लास्ट वाला क्या था? क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कराया हुआ था। तो भाई क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, पांचवा क्लोरोबेंजीन ले लो, और इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन में कई चीजें होती हैं, तो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। और कैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या करा रहे हैं? जल अपघटन। क्या करा रहे हैं? जल अपघटन। तो क्लोरोबेंजीन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आपका क्या बना देगा? सर फिनॉल बना लेगा। एक तरीका मैंने पहले बताया था और एक ये हो जाएगा। क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा और बाहर क्या निकल जाएगा? सोडियम। ठीक है, क्लियर है भाई? 5 था क में, या तो ये 5 करने हैं आपको या फिर ये 5 करने। देखो छठवां और सातवें में और वाले क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर वाले, तो कोई एक करोगे, या तो वो कर लोगे या फिर इसको करना है। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराना है, क्या हो जाएगा बेटा? सर CH3CH2CH2I और बाहर क्या निकल जाएगा? सर NaCl। फिंकलस्टीन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? फिंकलस्टीन अभिक्रिया है। यहां पे आपका क्या बन जाएगा? सर C6H5O C2H5 प्लस NaCl। NaCl बाहर निकलेगा, C2H5 वहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरे वाले में थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2Cl
प्लस SO2 प्लस HCl। डार्जेन अभिक्रिया है थायोनिल, प्रोपेनॉल का अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराओगे तो क्या बन जाएगा? क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। या तो वो कर लो या तो ये कर लो, 5 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। फिर कह रहा है HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, माइनस वाला उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, तो बन जाएगा क्या बेटा? CH3 CH2 CH Br CH3, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये हमारा ब्यूटीन था, ब्यूटीन की अभिक्रिया HBr से कराएं, क्या बन गया? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लास्ट वाले को थोड़ा सा देखो, ओपन करके समझा दे रहा हूं। 5वां देखो क्या लिखा है? CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, कुछ इस तरीके से है। अभिक्रिया किसके साथ कराना है बेटा? HBr के साथ। तो यहां भी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, माइनस वाला ये माइनस ये प्लस, माइनस वाला उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा और प्लस वाला उस पे जाएगा जिसके हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यहां क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C CH3 CH3 और यहां पर Br। यहां पर आपका क्या हो गया? Br हो गया। नाम सबका आप लिख लोगे, नाम लिख लोगे सभी का। नाम देखो क्या हो जाएगा? आइडोप्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से क्लियर है बेटा? दोनों में से कोई भी कर सकते हो, चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला 5 करो, 5 नंबर आपको मिलना है। लेकिन अभी फिलहाल आपको दोनों करने हैं क्योंकि आप यहां पे तैयारी कर रहे हो। क्लियर है? जी सर, जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, क्लियर है? आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका। यहां पर निम्नलिखित के उदाहरण सहित लिखिए, निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। किसको किसको भाई? कोल्बे अभिक्रिया, रिमर टिमन और विलियमसन संश्लेषण। तो भाई 5 नंबर में है, आप यहां पे लिखोगे। पहला, कोल्बे अभिक्रिया में आप जानते हो क्या होता है सर? सर फिनॉल की अभिक्रिया कोल्बे है तो भाई सबसे पहले यहां क्षारीय माध्यम, यहां अम्लीय माध्यम और यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कोल्बे अभिक्रिया में आपका क्या बनता है सर? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है सर? सैलिसिलिक अम्ल बनता है, यानी COOH। दूसरा यहां पर फिनॉल है और इस फिनॉल की अभिक्रिया रिमर टिमन के लिए बता रहे हैं भाई। पहला, दूसरा और तीसरा, OH माइनस, ये H+, और यहां पे आपका क्या होगा सर? क्लोरोफॉर्म हो जाता है CHCl3। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म लगाएंगे आपका यहां पे सैलिसल डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैलिसल डिहाइड, यानी यहां पर आपका क्या आके लग जाएगा? CHO लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CHO लग जाएगा। और तीसरा इसी में है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसी में तीसरा आप आराम से लिख लोगे, विलियमसन संश्लेषण, यानी RONA, सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे और इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे। सोडियम एल्कोक्साइड अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? ROR प्लस NaX। और भाई इसको आराम से आप एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हो। यहां क्या हो गया?
CH3O Na प्लस ClCH3 क्या मिल जाएगा? CH3O CH3 प्लस NaCl प्लस NaCl। तो भाई तीनों अभिक्रियाएं, चाहे हम बात करें कोल्बे की, रेमर टिमन की और विलियमसन की, टिप्पणी लिखना है तो आप आराम से लिख लोगे भाई। एक एक चीज जो आप देख रहे हो बस उसी का स्टेटमेंट लिख दीजिए कि फिनॉल की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर, पुनः अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है? सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। वहीं पर क्लोरोफॉर्म से कराने पर हमको सैलिसल्डिहाइड मिलता है। यहां पर सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि ईथर का निर्माण होता है इसलिए। क्लियर है बेटा? तो यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 5 नंबर में ये करो, ठीक है, या तो 5 नंबर में ये करो, या फिर 5 नंबर में ये कर लो। इसमें क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए समीकरण दीजिए तनु HNO3 के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ होती है तो क्या होगा? पहला, याद रखिएगा सांद्र और तनु में थोड़ा सा फर्क है। जब हम अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? HNO3। और कैसा HNO3 होगा? तनु होगा। तो यहां पर आपका क्या बनता है बेटा? यहां पर पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर NO2 जाके जुड़ता है। कहां पे? पैरा और ऑर्थो स्थिति पर। ठीक है। दूसरा क्या बोला है इसी में? ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल से क्रिया कराने पर, ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड में फिनॉल से, तो भाई यहां भी आपने फिनॉल ले लिया, यहां भी आपने फिनॉल ले लिया। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में? CH2। तो CH2 की उपस्थिति में यहां पर भी आपका क्या होगा बेटा? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। कहां पर? एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा स्थिति पर, एक बार पैरा स्थिति पर ब्रोमीन जाके जुड़ेगा। कब? जब कार्बन डाइसल्फाइड उपस्थित होगा तब। कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कहां कहां पे? तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा स्थिति पर। और कह रहा है कि प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय के MnO4 के साथ अभिक्रिया, प्रोपेन 1 ऑल। तीसरा क्या बोला भाई? तीसरा प्रोपेन 1 ऑल यानी CH3 CH2 CH2OH। ये भाई प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ बोला है? KMnO4, KMnO4। और वो भी कैसा है? क्षारीय KMnO4 है। यानी यहां पर आप क्या लिख लोगे बेटा? OH-। जैसे ही आप अभिक्रिया कराओगे तो ये पहले क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा? CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड बनाएगा, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा बेटा? CH3 CH2 COOH। यानी क्या बन गया यहां पर? सर क्या बन गया? तो प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। किससे? प्रोपेनल से। और ये प्रोपेनल किससे बना है बेटा? सर प्रोपेनॉल से। तो प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण करा के प्रोपेनल, और प्रोपेनल का ऑक्सीकरण करा के हम लोग क्या बना लेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल बना लेंगे। तो यहां पूछा था कि प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय के MnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है? तो सर प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। तो यहां भी वही, या तो ये करके दिखाओ या फिर ये करके दिखाओ। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। इनमें से कोई भी आप एक करोगे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक बार भाई सभी को क्लियर है यहां पे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।
चलिए आ जा भाई, अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रूपांतरण को अधिकतम 2 चरण में संपन्न कीजिए। ये जो रूपांतरण है इसको आपको 2 चरण में ही पूरा करना है। होंगे 2 से ज्यादा चरण में, लेकिन आपको 2 चरण में पूरा कर देना है। तो या तो ये या फिर 7वें में दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। तो जाहिर सी बात है संरचना वाला सर थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। 5 है, 5 की संरचना बनाइए, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो भाई देखो पहले संरचना बना देते हैं, फिर रूपांतरण वाला कर लिया जाएगा। पहला 4-क्लोरोपेंटेन 2 ओन, पेंटेन है तो पेंटेन के लिए 1 2 3 4 5 कार्बन, दूसरे पे ओन है तो डबल बॉन्ड O और चौथे पर Cl है। ये हो गया। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर लीजिए, तो CH3 CH2 CH CH3। पहले वाले का हो गया 4-क्लोरोपेंटेन 2 ओन। दूसरा PP हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बेंजोफिनोन देखा था बेटा। बेंजोफिनोन क्या होता है सर? बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। और कह रहा है कि PP डैश, यानी यहां पर एक OH लगा दो और एक इस वाले पर OH लगा दो, यानी पैरा स्थिति पर OH लगा दो, आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन हो गया। ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है? हेक्स 2इन4 आयोनोइक अम्ल, आयोनोइक अम्ल। तो भाई तीसरा वाला बहुत सिंपल बना लेंगे। कितना है? हेक्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, दूसरे पर डबल बॉन्ड बोल रहा है और चौथे पर ओइक अम्ल बोल रहा है, यानी COOH। बैलेंस कर लो, ये आपका CH3H H H H2 और ये आपका S3। ये आपका क्या हो गया? हेक्स 2इन4 आयोनोइक अम्ल। क्लियर है? एक बार भाई जल्दी से, क्लियर है? किसी को यहां पर कोई दिक्कत भाई? एक बार जल्दी से। किसी बच्चे को कोई समस्या यहां पर भाई? क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आ जा भाई अगला। 3 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल के बनाना भाई। 3 मेथिल ब्यूटेनल है तो 1 2 3 4 हो गया, तीसरे पर मेथिल लगा दो और ये आपका CHO, ये आपका H2, ये H और ये S3, ये आपका चौथा वाला हो गया। ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा? पी मेथिल बेंजल्डिहाइड। तो भाई बेंजल्डिहाइड आप जानते हो सर, बेंजीन रिंग पर CHO और पैरा स्थिति पर क्या बोल रहा है? CH3 लगाने के लिए पी मेथिल बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? कोई दिक्कत पांचों में? नहीं ना? अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये जो तीसरा वाला है ये यहां पर गलत है। कब? जब आपने ऐसे बना रखा है तब, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है? हेक्स 2इन4 आयोनोइक अम्ल।
हिंदी वाले नाम में यही आपको थोड़ी सी समस्या होगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश वाले नाम पे फोकस करो। तो भाई ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सर? ये वाला आपका, अगर आपने ऐसे बना रखा है तो ये आपका क्या होगा? गलत होगा। किसके लिए? हेक्स-2-इन 4 आयोनोइक अम्ल के लिए। क्या बनेगा तब सर? तब बनेगा क्या सर? तो यहां पे आ जाओ, क्या है? फिर से मैं नाम लिख रहा हूं, अब इंग्लिश में लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेक्स-2-इन 4 आयोनोइक अम्ल यानी एसिड, ये है। तो इसका क्या मतलब है भाई? हेक्स तो है सर 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ओइक अम्ल, याद ध्यान देना बेटा, ओइक अम्ल का मतलब क्या हो गया कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और भाई शुरुआत हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल से होगी। तो COOH एकदम इधर हो गया। फिर कह रहा है दूसरे पर डबल बॉन्ड है 2-इन, और चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपका ये सही बना, बैलेंस कर लो। तो यहां क्या हो जाएगा सर? यहां H3 इसका पूरा, सर इसका पूरा, यहां पे H, यहां पर H, और ये पूरा। तो ये है आपका एग्जैक्ट बेटा हेक्स-2-इन 4 आयोनोइक अम्ल, 4 आयोनोइक अम्ल। अगर आपने ऐसे बना दिया, अच्छा 4 पे आयोनोइक मतलब चौथे पे COH, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट? नंबरिंग करोगे, देखो नंबरिंग करोगे एकदम क्लियर आएगा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठवां। तो नाम इसका क्या होगा? हेक्स-2-इन 4 आयोनोइक अम्ल। क्लियर है? जल्दी से जी सर क्लियर है भाई। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए आ जाओ भाई, अगला है 7वें में दूसरा, निम्नलिखित के कारण बताइए। एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है। एनिलीन फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। और इसी में तीसरा क्वेश्चन है कि एरोमेटिक एमीन के डाइएजोनियम लवण एलिफेटिक एमीन से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। भाई इसका पहले यही हो गया कि एरोमेटिक एमीन के डाइएजोनियम लवण एलिफेटिक एमीन से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण अनुनाद प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अनुनाद प्रदर्शित करता है, जिसके कारण धनात्मक आवेश बिखर जाते हैं। ठीक है? और यहां पर जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है। क्यों? तो भाई एथिलेमीन हाइड्रोजन आबंध, किसके कारण? हाइड्रोजन आबंध के कारण जल में विलय है, जबकि एनिलीन में फेनिल समूह के आकार तथा फेनिल समूह के बड़े आकार तथा -I प्रभाव वाला होता है, जिससे जल के साथ हाइड्रोजन आबंध घट जाता है, कम बनता है, और जल में ये क्या होता है? अविलय होता है। एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट क्यों नहीं दिखाता है? तो फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दिखाता है क्योंकि फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्यूमिनियम क्लोराइड जो उत्प्रेरक होता है, वो बेटा एनिलीन क्षारक से अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि वो अम्ल है और क्षार से अभिक्रिया करके क्या कर लेगा? अभिक्रिया को उदासीन बना देगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। चलिए, या तो ये करना था, या फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त सभी समावयवी अमीनों की संरचना लिखनी है तथा विभिन्न युग्मों द्वारा
कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। सबके साथ कौन कौन सी समावयवता प्रदर्शित होगी ये आपको दिखाना है। तो भाई इस फॉर्मूले से जो एमीन बनेगा भाई कौन कौन सा बनेगा, तो पहला मैं आपको बना दूं CH3 CH2 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 NH2। पहला तो ये बन गया, गिन लो 3 2 5 2 7 2 9 2 11। दूसरा बेटा क्या बनेगा CH3 CH2 CH CH3 NH2। दूसरी स्थिति पर लगा दिए, पहली स्थिति पे दूसरी स्थिति पे, तो प्राथमिक एमीन, ये भी प्राथमिक है लेकिन पोजीशन आपका दूसरे पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर और क्या बनेगा सर CH3 CH2 CH2 NH CH3 द्वितीय एमीन बन जाएगा। यहां देखो 2 2 4 3 7 3 10 और 1 11, तो 3 ये संरचना हो गई। और कौन कौन सा बनेगा सर, चौथा CH3 CH3 CH NH CH3, एक ये बन जाएगा। और पांचवा आपका बन जाएगा बेटा CH3 NH सॉरी CH3 CH2 N CH3 CH3, एक ये तृतीय केमीन बनेगा जहां पे 3 3 6 3 9 2 11 हाइड्रोजन 4 कार्बन और ये, तो ये 5 बनेंगे। और कह रहा है कि संरचना लिखिए, संरचना बना दिया। कह रहा है कि विभिन्न युग्मों द्वारा कौन सी समावयवता प्रदर्शित होगी, तो भाई ये दोनों स्थान समावयवता दिखा रहे हैं। ये आपका देखो ये और ये भी स्थान समावयवता दिखा रहा है। ये आपका क्या दिखा रहा है बेटा, यहां पर आप दिखा सकते हो मध्यावयवता, ये क्या दिखा देगा मध्यावयवता दिखाएगा। ये भी आपका स्थान के साथ साथ ये मध्यावयवता भी दिखाएगा, क्योंकि NH को बीच में कर दो, दोनों तरफ जोड़ दो। ठीक है, तो एक ये बन गया, एक ये भी देखो यहां से एक इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, देखो छठवां देखो ऐसे CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो भाई एक ये भी बन जाएगा। 4 6 10 1 11 वाला, यानी टोटल 6 बनेंगे। कितने बनेंगे 6 बन जाएंगे यहां पे। क्लियर है, यस सर यस सर यस सर क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर कह रहा है कि अमोनिया एथेनॉलिक अमोनिया C4H5Cl के साथ अभिक्रिया करके समीकरण दिखाना भाई। तो अमोनिया की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मिथेनामाइन बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी मिथेन कह रहे ब्यूटेनामाइन बनेगा। यहां पर जब आप अभिक्रिया दिखाओगे किसके साथ, CH3 CH2 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 Cl की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराएंगे। और कैसी अमोनिया है, एल्कोहलिक अमोनिया है। तो क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा CH3 CH2 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 NH2 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो बेटा ये आपका पूरे पेपर का एनालिसिस यहां पर आपको भाई क्लियर होगा। ठीक है, तो भाई इसके बाद मिलते हैं शाम को दोपहर में 12 बजे वाली क्लास में। और वो क्लास बेटा 12 से आपका 9 साढ़े 9 10 बजे तक की चलने वाली है। तो अभी जो आपके पास ये 2 घंटे का समय है, इस 2 घंटे में आप आराम से फ्रेश हो जाओ। ठीक है, खाना पीना खा लो और फिर 12 बजे से बेटा एकदम लगातार 9 बजे तक आपके जो सेशन होगा वहां से बेटा आप पेपर में 45-50 नंबर के क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होने वाला। 70 में 50 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, वो आप आज दोपहर वाली क्लास से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोपहर 12 बजे। ठीक है, थैंक यू।